हेलो फ्रेंड्स, MCS 013 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की क्वेश्चन पेपर सीरीज में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास। इसका ए पार्ट है, कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल फॉर द फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला हमें दिया हुआ है P implies Q, P implies Q implies R implies P implies Q implies P implies R। ठीक है, और इस फॉर्मूले के लिए हमें यहाँ पे चेक करना है, चेक वेदर इट इज टॉटोलॉजी और नॉट। सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं टॉटोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो टॉटोलॉजी यहाँ पे एक ऐसा फॉर्मूला होता है जहाँ पे जितने भी आउटपुट है ट्रू आते हैं। अगर सारे आउटपुट आपके ट्रू आ जाते हैं तो वो टॉटोलॉजी कहलाता है, अदरवाइज वो टॉटोलॉजी नहीं होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वेरिएबल, 3 वेरिएबल है, P है, Q है, R है। तो 3 वेरिएबल के लिए जो हमारा बेसिक ट्रूथ टेबल होता है वो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हमने P, Q, R 3 वेरिएबल ले लिए हैं और यहाँ पे 4 जो है वो ट्रू है और 4 फॉल्स है, फिर 2 ट्रू, 2 फॉल्स, 2 ट्रू, 2 फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ऐसे करके हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया है। अगर 2 ही वेरिएबल होते तो हम यहाँ पे 2 ट्रू, 2 फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स करके ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, अब क्योंकि इन सब में इम्प्लाइज है तो इम्प्लाइज का रूल यहाँ पे कहता है, इम्प्लाइज की जो ट्रूथ टेबल है वो होती है हमारे पास कि अगर पहला स्टेटमेंट हमारा ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट अगर हमारे पास फॉल्स है तो यहाँ पे फॉल्स कंसीडर किया जाएगा उसका आउटपुट, अदरवाइज जितने भी स्टेटमेंट होंगे सबका आउटपुट यहाँ पे ट्रू होगा। ठीक है, तो सबसे पहले P implies Q देख लेते हैं। तो P implies Q में पहला ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है तो ये ट्रू आ गया, ये दोनों भी ट्रू है तो ट्रू आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं, ये ट्रू है, ये फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है तो इसका आउटपुट फॉल्स आ गया। यहाँ पे भी पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है तो ये फॉल्स आ गया। फिर यहाँ पे ये फॉल्स है क्योंकि ये पहला स्टेटमेंट फॉल्स है और दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए ये ट्रू आएंगे। और बाकी सब यहाँ पे पहले स्टेटमेंट में फॉल्स ही है तो बाकी सारे भी यहाँ पे ट्रू आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये इस साइड से सॉल्व करना शुरू किया। पहले हमने ये निकाल लिया, डजंट मैटर आप पहले ये निकालते हो या ये निकालते हो, हमें लास्ट में जो निकालना है वो पूरा ये आउटपुट शो करना है। यहाँ पे एक ब्रैकेट में यूज कर रही हूँ यहाँ पे, ताकि ये और ये स्टेटमेंट अलग अलग हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे हमने ये निकाल लिया। अब हम ये निकालेंगे P implies R। तो P implies R में ये हमारे पास P है और ये हमारे पास R है। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू, दूसरा ट्रू है तो ट्रू आएगा। पहला स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है तो ये यहाँ पे ये यहाँ पे फॉल्स आ गया। फिर ये दोनों ट्रू है तो ट्रू आ गया। पहला स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है तो फॉल्स आ गया। और बाकी यहाँ पे पहले स्टेटमेंट में सारे के सारे फॉल्स ही हैं तो बाकी सारे यहाँ पे ट्रू आ गए हैं। अब ये हमने अलग से निकाल लिया, ये अलग से निकाल लिया। तो नेक्स्ट हम इन दोनों को निकालेंगे। तो ये यहाँ पे P implies Q ये है और P implies R ये है। इन दोनों के बीच में फिर से implies निकालना है। तो ट्रू 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 हो गया। पहला स्टेटमेंट ट्रू, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स तो फॉल्स हो गया। ये पहला फॉल्स है तो ट्रू होगा, फॉल्स है तो ट्रू होगा। ये ट्रू है सारे स्टेटमेंट, तो बाकी अदर स्टेटमेंट भी यहाँ पे बाकी अदर आउटपुट भी यहाँ पे ट्रू आ जाएंगे। ठीक है, अब ये हमारा पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम Q implies R पहले निकाल लेते हैं। तो Q implies R निकाला, ये Q है, ये R है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट ट्रू, फिर ट्रू, तो आउटपुट आपका ट्रू आ जाएगा। पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है तो फॉल्स आ गया। ये फॉल्स है, ये फॉल्स है तो ये ट्रू ट्रू आ जाएंगे। ये ट्रू है तो ये भी ट्रू हो जाएगा। पहला ट्रू है, फिर फॉल्स है तो ये फॉल्स आ गया। और बाकी ये दोनों फॉल्स हैं तो ये दोनों यहाँ पे ट्रू ट्रू आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें निकालना है P implies Q implies R। तो ये निकाल लिया, P हमारे पास ये रहा और Q implies R यहाँ निकाला हुआ है। तो ये और इसके बीच में निकालना है। तो ट्रू 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 है, पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है तो ये फॉल्स आ गया। और बाकी सारे यहाँ पे पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है तो ट्रू, ये ट्रू है, ये ट्रू है तो ट्रू, बाकी ये सारे फॉल्स हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्योंकि सब में फॉल्स है तो ये सारे ट्रू आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको हमने सेपरेट कर लिया, इसको सेपरेट कर लिया। तो बाद में इन दोनों के बीच का हम इम्प्लाइज निकाल लेंगे। तो P implies Q ये अब हमारा पहला स्टेटमेंट है, क्योंकि इसके और इसके बीच का इम्प्लाइज निकालना है। तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट है और ये दूसरा स्टेटमेंट है, तो इसके और इसके बीच में निकालेंगे। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू, ये ट्रू तो ट्रू, ये फॉल्स है और ये भी फॉल्स है तो ट्रू, ये ट्रू 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 ट्रू। तो ये सारे स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू ही आ गए हैं। तो क्योंकि सारे स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है
तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इसको हम कहेंगे टोटल। तो क्योंकि सारे स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे पास ट्रू आ रहा है, सारा आउटपुट हमारे पास ट्रू आ रहा है, तो ये जो फॉर्मूला है ये हमारी टोटोलॉजी कहलाएगी। ठीक है। बी पार्ट है हमारे पास, शो दैट √2 इज इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर हमें प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हम √2 को एक रेशनल नंबर मान लेंगे, यानी √2 अगर एक रेशनल नंबर है तो इसको हम a/b के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर होता है हमारे पास जिसको हम a/b की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, वो हमारा रेशनल नंबर कहलाता है। तो सबसे पहले हमने √2 को मान लिया कि ये एक रेशनल नंबर है। अब क्योंकि ये एक रेशनल नंबर है तो हम इसको a/b की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहां पे a और b यहाँ पे एक को प्राइम नंबर्स हैं और b नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा a² डिवाइडेड बाई b², और यहाँ पे अगर हम a² की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2b²। तो यहाँ पे जो 2 है वो डिवाइड कर रहा है a² को। ठीक है, 2 डिवाइड्स a², यानी 2 क्या है यहाँ पे, फैक्टर है a का, क्योंकि अगर 2 डिवाइड कर रहा है a² को तो 2 यहाँ पे a को भी डिवाइड करेगा, यानी कि 2 यहाँ पे फैक्टर है a का। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे क्लियर कीजिए, जो को प्राइम्स नंबर होते हैं वो नंबर होते हैं जिनका फैक्टर सिर्फ 1 होता है। ठीक है। तो यहाँ पे 2 डिवाइड कर रहा है a² को, तो 2 यहाँ पे डिवाइड करेगा a को भी। ठीक है। अब इसी तरीके से हमने क्या करना है, दूसरी तरफ हम मान लेते हैं a इज इक्वल टू 2c। 2c मान लेते हैं क्योंकि √2 पूछ रहा है, यहाँ पे रेशनल नंबर है। अगर √5 रेशनल नंबर पूछ रहा होता तो हम यहाँ पे a इज इक्वल टू 5c मान लेते। तो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ac, या फिर a इज इक्वल टू 2c। अब यहाँ पे भी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे यहाँ पे भी, तो a² और यहाँ पे हो जाएगा 2 2 4 4c²। अब a² की वैल्यू फ्रॉम द इक्वेशन a हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो a² की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे 2b²। यहाँ से ये उल्टा हो गया थोड़ा, तो ये हो जाएगा 2b² और ये हो जाएगा 4c²। 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 2c² इज इक्वल टू b²। तो 2 यहाँ पे फैक्टर है b का, यानी हम कह सकते हैं कि जो 2 है वो डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स b²। अब क्योंकि 2 यहाँ पे b² को डिवाइड कर रहा है तो 2 यहाँ पे b को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, यानी 2 यहाँ पे फैक्टर है b का। अब हमने क्या माना था कि a और b यहाँ पे को प्राइम्स नंबर है, यानी a और b को सिर्फ 1 ही फैक्टर इसका हो सकता है, लेकिन इसका फैक्टर 2 भी है। तो ये यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, यानी ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया है, क्योंकि 2 यहाँ पे फैक्टर a का भी है b का भी है, तो जो हमारा अजम्पशन है वो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। इसीलिए यहाँ पे √2 एक इरेशनल नंबर कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट सी पार्ट है इसका, गिवन ए हमारे पास एक सेट दिया हुआ है 1 3 5 7 और एक हमारे पास बी सेट दिया हुआ है 2 3 5 8, और हमें निकालना क्या है यहाँ पे a इंटरसेक्शन b मल्टीप्लाई b माइनस a। तो सबसे पहले हम यहाँ पे a इंटरसेक्शन b निकालेंगे। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है यहाँ पे कॉमन, यानी a में जो एलिमेंट है वो b में भी है, तो उनको हम निकाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 a में भी है b में भी है, तो एक हमने यहाँ पे a इंटरसेक्शन के लिए 3 निकाल लिया। दूसरा है 5, यहाँ पे a में भी है b में भी है, तो दूसरा हमने यहाँ पे निकाल लिया 5। तो a इंटरसेक्शन b क्या आ गया हमारे पास 3 और 5। सेकेंड हम यहाँ पे b माइनस a निकाल लेते हैं। b माइनस a का मतलब ये है कि इसमें से इसको हमें माइनस करना है। ठीक है, अब इसमें से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो इसके सारे एलिमेंट आएंगे, लेकिन जो एलिमेंट इसमें है और इसमें है वो एलिमेंट को हम एलिमिनेट कर देंगे, उन एलिमेंट्स को हम नहीं लिखेंगे और a का कोई सा भी एलिमेंट नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 और 3 तो आएगा ही नहीं, 5 है तो 5 भी नहीं आएगा, 3 5 नहीं आएंगे, तो बाकी b में जो बचा 2 बचा 8 बचा, तो 2 और 8 आ जाएगा, तो 2 8 आ गया और a के कोई भी एलिमेंट नहीं आएंगे, यानी 1 और 7 नहीं आएगा। तो ये निकल गया हमारा b माइनस a। अब दोनों के बीच में हमें निकालनी थी मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन कैसे निकालेंगे, 3 और 2 का एक सेट बना देंगे, 3 के साथ 2 का, फिर 3 के साथ 8 का, फिर 5 के साथ 2 का और 5 के साथ 8 का।
तो ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे इसका डी पार्ट। तो इसमें हमें शो करना है, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इनवर्स ऑफ वन एंड अदर। तो एफ एक्स यहाँ पे गिवन है एक्स क्यू और जी एक्स है हमारे पास एक्स की पावर 1/3। तो इसमें हमें दो चीजें निकालनी है, एफ ओ जी निकालना है और जी ओ एफ निकालना है। और अगर एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं तो हम मान लेंगे कि यहाँ पे जो फंक्शन है वो यहाँ पे एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। तो सबसे पहले एफ ओ जी निकालेंगे। एफ ओ जी का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे फंक्शन ऑफ जी एक्स। तो सबसे पहले एफ एक्स क्या है हमारे पास, एफ एक्स है एक्स का क्यू। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एफ एक्स लिख लिया एक्स का क्यू, और एक्स की जो वैल्यू है वो हमें रख देनी है जी एक्स। ठीक है, इस एक्स की वैल्यू क्या हो गई, जी एक्स। तो जी एक्स फंक्शन क्या है हमारे पास, एक्स की पावर 1/3, तो ये हो गया एफ एक्स की पावर 1/3। अब क्योंकि यहाँ पे एक्स है, एक्स की पावर 1/3 है, तो इस एक्स को हम यहाँ फंक्शन में रखेंगे। तो x की पावर 1/3 को हम इस फंक्शन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1/3 की क्यू। तो 3 से 3 को हम कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बचा x, यानी एफ ओ जी क्या हो गया हमारे पास x। ठीक है, इसी तरीके से हम जी ओ एफ निकालेंगे। तो जी ओ एफ का मतलब क्या हो गया कि जो g है g ऑफ एफ एक्स, यानी g का फंक्शन। तो इसकी वैल्यू क्या है, सबसे पहले gx की वैल्यू लिख लेंगे। तो gx की वैल्यू क्या है, x की पावर 1/3। अब इस एफ एक्स की वैल्यू क्या है, तो एफ एक्स की वैल्यू है यहाँ पे एक्स का क्यू और इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। अब इस एक्स का क्यू को हम इस एक्स में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यू की पावर 1/3, ये 1/3। तो 3 से 3 यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो जी ओ एफ भी क्या आ गया एक्स। अब क्योंकि यहाँ पे एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों इक्वल आ रहे हैं तो ये जो फंक्शन है वो एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन कहलाएंगे। ठीक है, चलिए इसका हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट ई पार्ट है, गिव द डायरेक्ट प्रूफ ऑफ द स्टेटमेंट। और एक स्टेटमेंट हमें गिवन है, लेट द प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड इंटीजर इज ऑड। यानी अगर दो ऑड इंटीजर का हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो ऑड आता है। जैसे 3 है 5 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, अब ये हमें पता है कि 2 ऑड इंटीजर का प्रोडक्ट जो है वो ऑड ही होता है, बट इसको अब हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, और इसके लिए हमें एक डायरेक्ट प्रूफ देना है, यानी कि जो हमें गिवन है उसी को मानते हुए हमें इसको प्रूफ करना है, डायरेक्टली प्रूफ करना है। तो एक स्टेटमेंट हमने यहाँ पे पी ले लिया, एक स्टेटमेंट हमने यहाँ पे क्यू ले लिया है। पी में हमने 2 इंटीजर ले लिए हैं एक्स एंड वाई, और इनको हमने मान लिया है कि ये दोनों जो इंटीजर हैं वो ऑड इंटीजर हैं। इसी तरीके से अगर क्योंकि ये दोनों ऑड इंटीजर हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी x मल्टीप्लाई बाई वाई भी यहाँ पे क्या होगा, एक ऑड इंटीजर होगा। तो क्योंकि हम डायरेक्ट प्रूफ कर रहे हैं तो p इम्प्लाइज q को हमें प्रूफ करना है। इसका मतलब ये है कि x यहाँ पे ऑड, x जो है वो एक ऑड इंटीजर है। तो क्योंकि ये ऑड इंटीजर है तो ऑड की हम डेफिनेशन, जो ऑड नंबर की डेफिनेशन होती है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2m+1, यानी m की अगर हम कोई भी वैल्यू रखेंगे और उसमें अगर हम 1 को ऐड कर देंगे तो वो एक ऑड नंबर बन जाएगा। जैसे सपोज करो m की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी 2, तो 2 2 जा 4 + 1 5 हो गया, 5 एक ऑड नंबर है। अगर हमने m की वैल्यू रख दी 3, तो 3 × 2 6 + 1 7, 7 भी यहाँ पे एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो ये एक ऑड नंबर की डेफिनेशन हमने यहाँ पे रख दी है। तो x को मान लिया और यहाँ पे y को भी ऑड नंबर माना था, तो इसके लिए भी हमने एक ऑड नंबर की एक डेफिनेशन रख दी है कि 2n+1। ठीक है, अब x यहाँ पे ऑड है, y यहाँ पे ऑड है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी ऑड है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमें निकाल लेना है। तो 2m+1 मल्टीप्लाई कर देंगे 2n+1 से, तो 2m को मल्टीप्लाई करेंगे 2n से, तो हो जाएगा 2 2 जा 4mn प्लस 2m और 2m। ठीक है, फिर यहाँ 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n, और 1 को 1 से करेंगे तो 1 हो गया। अब इन सब में से हम कॉमन ले लेंगे 2 को, तो 2 और फिर यहाँ पे 2 बचेगा, 2mn प्लस m प्लस n और प्लस 1। ठीक है,
तो ये भी एक ऑड नंबर की ही डेफिनेशन बन रही है, यानी कि जो इनका प्रोडक्ट है वो भी एक ऑड नंबर की डेफिनेशन बना रहा है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड इंटीजर इज ऑल्सो एन ऑड इंटीजर। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। How many license plate containing 2 letter followed by 3 digits can be formed if the letter as well as digit can be repeated? ठीक है, तो इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कैन बी फॉर्म्ड इफ द लेटर एज वेल एज डिजिट कैन बी रिपीटेड। ठीक है, तो इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं। सबसे पहले जो लाइसेंस प्लेट की हम बात कर रहे हैं वो 2 लेटर से बनानी है हमें, 2 लेटर जो अल्फाबेट होने चाहिए, 2 लेटर, यहाँ पे 2 लेटर्स होने चाहिए, नहीं अल्फाबेट होने चाहिए। तो टोटल लेटर्स हमारे पास होते हैं 26। अब क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो लेटर्स हैं या फिर जो डिजिट है वो दोनों रिपीटेड हो सकते हैं, यानी अगर हमने 26 में से एक बार ए ले लिया तो दूसरी बार भी हम ए ले सकते हैं। तो ए को लेने के बाद हमारे पास बचे तो 25 है, लेकिन क्योंकि हम दोबारा से भी ए को ले सकते हैं तो 26 अगेन हो जाएंगे। तो 26 मल्टीप्लाई बाई 26 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 676। अब इसी तरीके से यहाँ पे 3 डिजिट लेने हैं हमें, जैसे 2 लेटर्स लेने थे उसी तरीके से 3 डिजिट लेने हैं। अब 3 डिजिट लेने हैं यानी टोटल 0 to 9 हमारे पास 10 डिजिट होते हैं, तो 10 डिजिट हम ले सकते हैं। अब एक डिजिट अगर हमने ले लिया तो उसको रिपीट करके दोबारा भी ले सकते हैं, यानी तीनों बार हम सेम डिजिट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसके नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे वो 10 into 10 into 10 हो जाएंगे, यानी टोटल कितने हो जाएंगे 1000। अब क्योंकि हमें यहाँ पे निकालना है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी हो जाएंगी इसके लिए, तो यहाँ पे इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ वेज, जहां पे हम 2 लेटर और 3 डिजिट्स को लेते हुए एक नंबर प्लेट को बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।